डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वो डेफिनेशन एक बार फिर बताता हूँ और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूलोंग पेटिट लॉ। स्पेसिफिक हीट की जो डेफिनेशन होती है विशिष्ट ऊष्मा की, वो 3 डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। पहली डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा की, कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का पार्ट, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का पार्ट, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का पार्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम भाग का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। स्पेसिफिक हीट की दूसरी डेफिनेशन होती है चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन, ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन। और कई बुकों में ऐसे भी लिखा रहता है चेंज ऑफ एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं इसको, चेंज ऑफ टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। आंतरिक ऊर्जा का या कुल ऊर्जा का ताप के साथ परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा का या कुल ऊर्जा का ताप के साथ परिवर्तन विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। बार बार मैं सीवी पर ही फोकस कर रहा हूँ, सीपी पर नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि जितने भी डेरिवेशन आप पढ़ोगे सब के सब सीवी के लिए है, सीपी के लिए नहीं है। किसके लिए? सीवी के लिए। चलो पहला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना और कोई गलत स्टेप ना लिख जाए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो पूरा डेरिवेशन गलत होगा। और मैं आपको पहले बता दूं डेरिवेशन टफ है, इस यूनिट के जो डेरिवेशन है वो टफ है, इसलिए आप ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं ड्यूलोंग पेटिट का नियम, क्लासिकल ड्यूलोंग पेटिट लॉ। क्लासिकल क्लासिकल ड्यूलोंग ड्यूलोंग पेटिट लॉ, क्लासिकल ड्यूलोंग पेटिट लॉ, क्लासिकल ड्यूलोंग पेटिट लॉ, क्लासिकल ड्यूलोंग पेटिट लॉ। हिंदी में भी डाल सकते हैं ड्यूलोंग पेटिट का नियम, ड्यूलोंग पेटिट का नियम, ड्यूलोंग पेटिट का नियम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में थ्योरी में क्या लिखना है वो सुन लो। ड्यूलोंग पेटिट का जो नियम था, ड्यूलोंग के अनुसार, वो ड्यूलोंग पेटिट का जो नियम था वो किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए किया गया। किसी भी ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए ड्यूलोंग और पेटिट ने एक नियम दिया था। दो वैज्ञानिक थे, ड्यूलोंग और पेटिट ने एक नियम दिया था जिसको ड्यूलोंग पेटिट का नियम कहा जाता है। किसी भी टेम्परेचर पर सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए ड्यूलोंग और पेटिट ने एक लॉ दिया था जिसको हम ड्यूलोंग पेटिट लॉ के नाम से जानते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने के लिए ड्यूलोंग और पेटिट ने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं ड्यूलोंग पेटिट लॉ, ड्यूलोंग पेटिट का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, इसकी अभिकल्पनाएं, पोस्टुलेट। क्या लिखना है? अभिकल्पनाएं, पोस्टुलेट, जिसमें से 3 से 4 पोस्टुलेट आपको याद रखना है। पहला, फर्स्ट पोस्टुलेट होता है कि 1 केजी सॉलिड के अंदर, क्योंकि सॉलिड के लिए निकालना है आपको, जो स्पेसिफिक हीट यहाँ पर निकालनी है विशिष्ट ऊष्मा, वो किसके लिए निकालनी है? उसके लिए, सॉलिड के लिए। तो पहला पोस्टुलेट, कि पहला पोस्टुलेट ये होता है कि 1 केजी सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ एटम कैपिटल एन के बराबर होते हैं। द नंबर ऑफ एटम इन 1 केजी सॉलिड इज इक्वल टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन होता है एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो पहला पोस्टुलेट याद रहेगा, 1 किलोग्राम, मैं लिखता भी जाता हूँ, 1 किलोग्राम ठोस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो एन के बराबर होते हैं। 1 किलोग्राम ठोस के अंदर अणुओं की संख्या इतनी, और ये होती है बच्चों एवोगैड्रो संख्या, जिसकी वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं। दूसरा दूसरा ये होता है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करते हैं। अगर उनको एनर्जी मिलती है तो अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करते हैं। तो ध्यान रखना
सॉलिड के अंदर जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन वाइब्रेट कर सकता है, एक्स में कर सकता है, वाई में कर सकता है या फिर जेड में कर सकता है। तो सॉलिड के अंदर दो चीजें हो गई, एक तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में कंपन कर सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि वो एक्स में भी वाइब्रेट कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, जेड में भी वाइब्रेट कर सकता है। सॉलिड के अंदर जैसे ही मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी देता है, एक्सटर्नल एनर्जी, तो वो मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, एक्स में, वाई में और जेड में। इसीलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। कोई याद दिक्कत तो नहीं इसमें? ठोस के अंदर जो अणु होता है उसका जो कंपन होता है वो तीनों दिशाओं में होता है। इसका मतलब ये हुआ ठोस के अंदर अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 3 होती है। तीसरा तीसरा ये होता है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो उसके पास दोनों एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी रहती है और पोटेंशियल एनर्जी। मीन पोजीशन के दोनों ओर जब वो वाइब्रेट करता है तो एक तरीके से ऑसिलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह? ऑसिलेटर की तरह। ऑसिलेटर भी तो यही करता है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगे, है ना, या मीन पोजीशन के दोनों ओर मोशन करने लगे, तो वो ऑसिलेटर बन जाता है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटर, है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बच्चों यहाँ पर जो पार्टिकल का जो मोशन है वो मीन पोजीशन के दोनों ओर है। तो वो मोशन इस तरीके से होता है कि वो एक पार्टिकल जो होता है वो एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर सकता है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो ये रहती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये किसी भी ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी रहती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये रहती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पास यहाँ दोनों एनर्जी रहती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम है, p²/2m होता है। अगर एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जब भी कोई अणु इसमें कंपन करता है तो उसके पास दोनों ऊर्जाएं रहती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो होनी है जब गति कर रहा है तो, और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, यहाँ से वहां गया, वहां से फिर वापस आया। तो वो अणु जो होता है एक दौलत्र की तरह भी काम करता है। इसका मतलब उसके पास दोनों ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये एक्स एक्सिस का लॉ हो गया। बाई में निकालोगे तो यहाँ बाई आ जाएगा, जेड में निकालोगे तो यहाँ जेड आ जाएगा। ये। तो अगला पोस्टुलेट ये हो गया कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है उसकी टोटल एनर्जी जो रहती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है और पोटेंशियल का ये रहता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसने भी पढ़ा होगा, शुरुआत से भी पढ़ते आ रहे हो आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी पता है। तो यहाँ अणु जब गति करेगा तो उसकी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का योग जो होगा वो कुल ऊर्जा के बराबर होगा। अगला अगला ये रहता है, यहाँ पर अगला पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर सॉलिड के अंदर मोशन करता है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल मोशन करता है, गति करता है, उसकी रेंज फिक्स नहीं रहती बच्चों, कि भाई यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी उसकी एनर्जी हो सकती है, कहने का मतलब ये। जब मॉलिक्यूल इसके अंदर वाइब्रेट करता है तो उसकी जो एनर्जी रहती है उसकी रेंज फिक्स नहीं है कि कितनी एनर्जी हो सकती है, कितनी भी एनर्जी उसको मिल सकती है। एनर्जी की जो रेंज होती है वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक इसलिए मानते हैं कि यहाँ रेंज फिक्स नहीं है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो यहाँ पर अणु जब गति करता है तो उसकी जो कुल ऊर्जा रहती है उसका मान जीरो से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, जीरो से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। जो अणु कंपन कर रहा है ठोस के अंदर उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी रेंज जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये, तो अगला पोस्टुलेट आपका ये हो गया। ठीक है, बस ये 4-5 पोस्टुलेट आपको याद रखने हैं, ज्यादा कोई खास नहीं। बता दूं इसको, चलो। तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना कि जब भी अणु इसके अंदर गति करता है, वाइब्रेट करता है, तो उसमें एनर्जी की रेंज कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, या उसकी टोटल एनर्जी उसको कितनी भी मिल सकती है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, आप लोगों को सेकंड ईयर में हो सकता है, फर्स्ट ईयर में कराया था, सॉरी,
फर्स्ट ईयर का कहां से याद होगा? बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ, शायद याद हो। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम के अनुसार पार्टिकल के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है? पी बराबर। ये फॉर्मूला रहता है आपका ए ई की पावर माइनस का ई अपॉन के टी। पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम के अनुसार किसी भी कण की प्रायिकता का जो सूत्र होता है वही होती है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई अपॉन के टी। इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं कभी कभी। क्या होता है देखो, जैसे मान लो पार्टिकल ज्यादा हैं, पार्टिकल ज्यादा हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। पार्टिकल अगर ज्यादा है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी भी सॉलिड के अंदर, मान लो कोई सॉलिड है आपका, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी क्या होती है? उतनी ही ज्यादा रहती है। किसी भी ठोस के अंदर जितने परमाणु उपस्थित रहते हैं उनकी प्रायिकता का मान उतना ही अधिक होता है। तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू ए की पावर माइनस का ई अपन के टी आपको याद रखना है। इनको नंबर ऑफ पार्टिकल भी बोल देते हैं, कभी कभार बुकों में लिखा रहता है। 1 kg सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है या कण के पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो इतनी होती है। कभी कभार कणों की संख्या भी लिखी रहती है ना, तो उसमें कंफ्यूज ना होना, P इक्वल टू ये लिखा है। चलो, तो ये तो सारी चीजें थी पुरानी, वो मैंने बता दी। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, आराम आराम से देखते जाना। हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे आपको। सबसे पहले हमें निकालना है एनर्जी इसमें। बच्चों पहले हम एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एनर्जी। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। फिर एक मॉलिक्यूल के लिए क्या निकालने जा रहा हूं मैं? एक मॉलिक्यूल के लिए मैं ये मान लेता हूं कि एक जो मॉलिक्यूल है मेरे पास, वो एक्स में, वाई में और जेड में तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। एक्स में, वाई में और जेड में तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में उसकी एनर्जी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। फिर वाई में, फिर जेड में, तीनों एनर्जी को सम करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी एक मॉलिक्यूल की। फिर उसमें कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सॉलिड की आ जाएगी। फिर स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे। नहीं आया समझ में? चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? ठोस के अंदर एक अणु की ऊर्जा, एक अणु की ऊर्जा, औसत ऊर्जा। तो यहां मैं लिखता हूं द एवरेज एनर्जी, द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक पार्टिकल की एनर्जी निकालना है भाई, एक पार्टिकल की एनर्जी, वो भी एक ही डायरेक्शन में निकाल रहे हैं अभी तक। जैसे ई एक्स निकाल रहा हूं बस, केवल एक पार्टिकल की एनर्जी, वो भी एक ही डायरेक्शन में। इसलिए लिखा है एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक कण की प्रति स्वतंत्र कोटि ऊर्जा कितनी होगी? एवरेज निकालेंगे। एवरेज को डिनोट करने का साइन जी होता है ई एक्स। एवरेज को डिनोट करने के बहुत सारे साइन होते हैं, चाहे बार लगा दो, चाहे ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे भी लगा सकते हैं। एवरेज को डिनोट करने का साइन यही होता है। बराबर कैसे निकालेंगे? एक पार्टिकल के लिए एनर्जी निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? जितने भी, जैसे मान लो एक पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं हम, तो कैसे निकालेंगे? ई एक्स, सीधा लिख रहा हूँ जनरल, ई वन, पी वन, ई टू, पी टू नहीं लिख रहा कुछ। ई एक्स, पी एक्स नहीं लिखते, ऐसे देखो, ई वन पी वन प्लस ई टू पी टू प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय पी वन प्लस पी टू डैश डैश डैश। पी यहाँ पर पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, या पी को प्रोबेबिलिटी कुछ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्रायिकता। जैसे पहला पार्टिकल है उसकी प्रोबेबिलिटी पी वन है, दूसरा पार्टिकल है उसकी प्रोबेबिलिटी पी टू है। तो क्या करेंगे हम? एवरेज निकालेंगे ई वन पी वन प्लस ई टू पी टू डैश 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 डिवाइडेड बाय पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। या फिर ऐसा भी बोल देते हैं इसको कभी कभार, पहला कण है, पहला कण है मान लो एन वन बोल सकते हैं। पी वन को एन वन भी लिखा रहता है कई बुकों में, एन वन लिखा रहता है।
पहला कण है उसकी ऊर्जा इतनी है, दूसरा कण है उसकी ऊर्जा इतनी है, तीसरा कण है उसकी ऊर्जा इतनी है, ऐसे निकालते थे ना एवरेज अपन। यहाँ पर अपन को एक ही पार्टिकल की निकालना है एवरेज एनर्जी। कैसे निकालेंगे? एक पार्टिकल की एनर्जी क्या है? Ex, टोटल एनर्जी Ex, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? Px डिवाइडेड बाय Px। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, E1 P1 E2 P2 E3 P3 डिवाइडेड P1 प्लस P2। या एक ही पार्टिकल है तो एक ही निकालेंगे, Ex Px अपन Px। अब वो पार्टिकल कहां से कहां तक मोशन कर सकता है? मैंने बताया था उसकी एनर्जी कहां से कहां तक हो सकती है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। और यहाँ भी लिखेंगे जीरो से लेकर इनफाइनाइट। किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ लिखूंगा मैं डी एक्स और डी स्मॉल पी एक्स डी पी एक्स और डी एक्स और डी पी एक्स। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे यार ये क्या कर दिया, ये dx भी लिख दिया, ये dpx भी लिख दिया, ये है क्या आखिर में dx और dpx? अभी समझाता हूँ आपको dx और dpx क्या है, टेंशन ना लें। तो सबसे पहले तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? ex px अपॉन px। जैसे ये निकालते E1 P1 प्लस E2 P2 डिवाइडेड। तो जीरो से इनफाइनाइट कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया था जो एनर्जी रहती है उसकी वैल्यू जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। जब लिमिट कोई मालूम ना हो तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ही माननी पड़ती है, ठीक है। तो वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ई एक्स पी एक्स अपन पी एक्स लिख दिया। डी एक्स और डी पी एक्स ये स्मॉल पी है, ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है और ये आपका मोमेंटम को बताएगा। किसको? मोमेंटम को। ये मैंने क्यों लगाया है वो देख लेना आप। चलो स्टार्ट करते हैं। ई एक्स बराबर, पहले स्टेप में जरूर दिक्कत आती है, दूसरे से समझ में आने लगे। जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट ई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम, वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में ये ई एक्स की वैल्यू रख, पी एक्स की जगह यहां से लेंगे ए, ए ई की पावर, यहां लिखेंगे माइनस का ई एक्स अपॉन के टी इंटू में डी एक्स और डी पी एक्स डिवाइडेड बाय जीरो से लेकर इनफाइनाइट, पी एक्स की जगह यहां से रखेंगे ए ई की पावर माइनस का ई एक्स अपॉन के टी इंटू में डी एक्स और डी पी एक्स। अब सुनो ध्यान से, एवरेज निकाला तो मैंने लिखा ई एक्स पी एक्स अपन पी एक्स। लिमिट जीरो से इनफाइनाइट इसलिए लगाई है, और यहाँ एक नहीं दो दो इंटीग्रेशन लगे, जीरो से इनफाइनाइट, इधर भी दो दो, जीरो से इनफाइनाइट। देखो अब पहले तो मुझे एक एक चीज सुन लेना, आराम से सुनना। पहले एवरेज निकाला तो मैंने लिखा ई एक्स पी एक्स अपन पी एक्स, ठीक है। ई उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो भी होगी डिवाइडेड बाय पी। अब क्या है बच्चों, मैंने दो इंटीग्रेशन क्यों लगाए? दो इंटीग्रेशन क्यों लगाए? क्योंकि मुझे दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में। स्मॉल पी मोमेंटम है, संवेग। एक चीज तो ये क्लियर। दूसरा, जीरो से इनफाइनाइट क्यों लगाया? क्योंकि आपको मालूम है, मैंने पोस्टुलेट में बताया था कि इसकी एनर्जी जीरो से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो आपने तब एनर्जी जीरो से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, तो मोमेंटम भी कुछ भी हो सकता है। मोमेंटम का भी फिक्स नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो भी तो एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो जीरो से इनफाइनाइट लिमिट है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, भाई डीएक्स और डीपीएक्स में लिखा है, तो वो बच्चे यहाँ देख लें। देखो यहाँ कौन सी चीज वेरिएबल है? एक्स, और दूसरा क्या वेरिएबल है? पीएक्स। तो एक चीज तो क्लियर होगी भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और पीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे डीएक्स और डीपीएक्स लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पर, एक्स भी है और पीएक्स भी है। क्या क्या है? एक्स भी है और पीएक्स भी है, दो दो वेरिएबल है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना है, पीएक्स के रिस्पेक्ट में करना है। समझ में आया? तो ई एक्स की वैल्यू जो मैंने अभी लिखी थी मिटा दी, ये रहा ई एक्स की वैल्यू। पी एक्स की जगह ए ई की पावर ई एक्स अपन के टी, ई एक्स अभी यहाँ रखूंगा मैं अभी। नीचे पी एक्स की जगह ए ई की पावर ई एक्स अभी रखूंगा मैं ये। अब बताओ, इसमें कोई इस समय दिक्कत है तो पूछ लो, तो अभी मैं आगे बढ़ूंगा।
किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो स्टेप बाय स्टेप पूछते जाना। बोलो अब है क्या दिक्कत इसमें? सर जो ई एक्स का मान रखा है ना सर, पी एक्स स्क्वायर बटे टू एम वाला। हाँ, ये ई एक्स का मान रखा है मैंने यहाँ पर। ओके। ए से ए कट गया। आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे मतलब नोट टाइप में करते रहना, जिससे नोट्स को मैं अगर मान भेजू, मानो कोई मिस्टेक ना हो। ऐसे तो नहीं हो। चलो देखो, ए से ए कट जाएगा, भले कितना भी टाइम लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए, तो डेरिवेशन लेंथी है। ए से कट गया, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। अब क्या होगा, ये ए से कट गया। अब क्या होने वाला है बच्चों? अब ये होने वाला है कि ई एक्स की वैल्यू मैं लिखूंगा, ई एक्स बराबर बराबर क्या लिखूंगा देखो, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो जरा, इसका इसमें करो, वो अलग अलग करो जरा इनको। जीरो से इनफाइनाइट, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं और इसका इसमें कर रहा हूं, दोनों में। जीरो से इनफाइनाइट और जीरो से इनफाइनाइट, इसका पहले इसमें करो, चलो स्टेप बढ़ जाने दो, ये तो समझ में नहीं आएगा। पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, ई की पावर माइनस का ई एक्स अपॉन के टी, ई एक्स अपॉन के टी, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, साथ में dx और dpx का भी कर दिया, dx इंटू dpx, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, इसका इसमें पूरे का, और साथ में dx और dpx डिवाइडेड बाय ये लिख दिया, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट ये लिख दिया, e की पावर माइनस का ई एक्स अपॉन के टी dx इंटू dpx, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो यहां लिखा जाएगा जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट, भाई इंटीग्रेशन तो दोनों के साथ लगेंगे, वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका इसमें दिया e की पावर माइनस का ई एक्स अपॉन के टी और डी एक्स इंटू डी पी एक्स डिवाइडेड बाय फिर यही का यही, तो यहाँ आ जाएगा जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये पूरा का पूरा e की पावर माइनस का ई एक्स अपॉन के टी डी एक्स इंटू डी पी एक्स। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, देखो इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसको इसमें किया और अलग अलग कर दिया, जैसे ऐसे नहीं होता ए प्लस बी अपॉन बी लिखा हो तो मैं लिख दूं, या ए प्लस सी अपॉन बी लिखा हो तो ए अपॉन सी लिख दिया, ए अपॉन बी लिख दिया, सी अपॉन बी लिख दिया, ऐसे। तो ऐसे ही मैंने क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई किया है मैंने इसमें, इसका मल्टीप्लाई किया है मैंने इसमें, और इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, दोनों के अपॉन कर दिया। कोई बच्चा ऐसा है जिसको इस स्टेप में दिक्कत हो, क्योंकि मैं नीचे वाले स्टेप को मुझे मिटाने पड़ेंगे, और गलत भी नहीं लिखना, गलत ना लिखना ना मुझे लिखने देना, क्योंकि क्या है मैं भी लिखते लिखते समय फीस के बारे में सोचने लगता हूँ, किस किस की जमा नहीं भूल जाती है। सर जब मिटाओ सर एक बार इन्फॉर्म कर देना सर, जब मिटाओ सर। वो तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, फिर मिटाता भी जाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि बहुत लंबा डेरिवेशन है ना, ये आ गया। अब क्या करें, अब बारी है, यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, अभी तो कोई कैंसिल नहीं हुआ। कोई भी बच्चा इसमें कंफ्यूज ना हो कि कई बच्चे ऐसे इससे इससे काट देते हैं, भाई ये और ये सेम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पी एक्स लिखा हुआ है, कैंसिल नहीं होगा। कई बच्चे इसको काट के आ जाते हैं, तो ये सेम कहाँ लिखा हुआ है, साथ में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों एक जैसे होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी अगर सेम टू सेम है तो ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो चलो अब ई एक्स की बारी है आपकी रखने की, रखते हैं, यहाँ ई एक्स रखेंगे, तो ई एक्स बराबर देखो कितना बड़ा, अब खींचेगा डेरिवेशन, ई एक्स बराबर क्या करूं इसको मैं, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम, टू एम ई की पावर
माइनस का EX की वैल्यू मालूम है आपको, px² पावर में लिखा है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये E की पावर में लिख दिया अपॉन में KT, अपॉन में KT इंटू में dx और dpx डिवाइडेड बाय फिर ये लिखा जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ex की जगह रखेंगे px² प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा नॉट है या ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में KT, ये लिख दिया प्लस अब दूसरा वाला टर्म लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा, क्योंकि इधर बन ही नहीं पाएगा मेरे साथ। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 से बन जाएगा, 0 से बन जाएगा, तो बनाते 0 से इनफाइनाइट 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस का पूरा लिख दो px² अपॉन 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है KT, तो अपॉन में लिख देता हूँ KT नहीं लिखे तो बताना है ना, डिवाइडेड बाय 0 से इनफाइनाइट, इधर से लिख देता हूँ 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का px² अपॉन 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन KT, और यहाँ लिखा है dx dpx, ऊपर भी लिखा है dx dpx। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो पूछ सकता है। नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद नीचे लिखते हैं, नीचे तो करके देखते हैं कितना बनेगा। देखो जरा, अब क्या करना है आपको, e की पावर जो लिखा हुआ है ना उसको मैं अलग कर रहा हूं, देखो कैसे करेंगे वो, देखो चलो। अब देखो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, ये लिखा है ना e की पावर माइनस का a प्लस बी बराबर, ये नहीं दिखेगा रेड वाला, e की पावर माइनस a प्लस बी, ऐसे ये फॉर्मूला होता है ना, e की पावर इसको लिख सकते हैं माइनस a इंटू e की पावर माइनस बी, ऐसे पूरा लिख सकते हैं। इसको हटाइए, e की पावर में माइनस का a प्लस बी लिखा है, तो कैसे लिखा है e की पावर माइनस a e की पावर माइनस बी, तो वही फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ इसमें। ऊपर वाला टर्म मिटाते हैं, चलो ऊपर वाला टर्म मिटाते हैं, ये फॉर्मूला मैं इसमें लगाने वाला हूँ। देखो कैसे लगेंगे, EX बराबर यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, EX बराबर देखो e की पावर में ये लिखा है, ये इंटू ये, बोलो लिखा है ये इंटू ये, तो मैं इसको e की पावर माइनस a प्लस बी से अलग कर, जैसे अलग करते हैं ना वैसे ही अलग करने वाला हूँ। 0 से इनफाइनाइट, पहले px वाले को इकट्ठा करो, px² अपॉन 2m इसका मल्टीप्लाई देखो, एक तो px² अपॉन 2m और KT भी आ जाएगा, e की पावर माइनस का px² अपॉन 2m KT, भाई ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अपॉन में KT भी है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा एक तरीके से, है ना। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस ए की पावर माइनस बी, ठीक है। तो 2m KT आ गया, और dpx को इसके साथ कर दो, dpx इंटू एक्स वाले को हल करो, 0 से इनफाइनाइट एक लिमिट x वाले की है ना, x वाले की, तो लिख दिया है 0 से इनफाइनाइट
एक्स वाला क्या है, ये रहा e की पावर में माइनस का m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2kt, e की पावर माइनस का m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2kt, ठीक है। इंटू में कितना है आपका dx, dx 2kt आ जाएगा, ठीक है। देख लेना गलत ना हो बस। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, नीचे वाले क्या लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट पी एक्स स्क्वायर वाले को करो माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt dpx इंटू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का आ जाएगा माइनस का m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2kt इंटू में dx, dx प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये आ गया 2kt हो जाएगा, ठीक है, पावर में है अलग कर दिया, प्लस अब मैं इसको हटा देता हूँ ये वाले टर्म को, क्योंकि वो नहीं आने वाला हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये अब क्या करेंगे हम, प्लस, अब इसको लिखेंगे प्लस 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट पी एक्स वाले को पहले लिख दो, पी एक्स वाले को तो क्या लिखा जाएगा, e की पावर माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt और dpx, पी एक्स वाला ये रहा, पी एक्स वाला केवल ये dpx, और फिर x वाले को लिखो इनटू 0 से इनफाइनाइट 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर वही आ जाएगा e की पावर, e की पावर, e की पावर माइनस का m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2kt इंटू dx, dx डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो यही का यही आ जाएगा, यही छपा होगा, यही का यही नीचे आ जाएगा, तो इसको मिटा देता हूँ, ये आ गया, तो डिवाइडेड बाय लिख देंगे हम, e 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt dpx इंटू यही का यही लिखना है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2kt इंटू dx। बताओ इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि इससे पीछे मुड़ ही नहीं सकता मैं, आप देख रहे हो कैंसिल करना पड़ता है मुझे, मिटाना पड़ता है। तो जो इससे पहले स्टेप लिखा था उसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, एक तो 0 से इनफाइनाइट p के लिए लिख दिया, एक x के लिए लिख दिया नीचे ही, फिर ये भी 0 से इनफाइनाइट p के लिए लिख दिया और x के लिए लिख दिया नीचे। ऐसा इसलिए किया है कि इन दोनों में से कोई एक ना एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए किया है कि भाई ये थोड़ा सिंपल हो जाए। तो देखते हैं इनमें से कौन सा कैंसिल हो रहा है, देखते हैं ऊपर वाले में, देखते हैं पहले जो सेम होगा, देखो ये और ये सेम लिखा हुआ है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, सेम टू सेम लिखा हुआ, और नीचे आते हैं, नीचे वाला ये सेम लिखा हुआ है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो, कैंसिल करने के लिए ऐसा किया। तो देखते हैं बचा क्या अब हमारे पास, अब बचा है मेरे पास ई एक्स बराबर, ई एक्स यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ई एक्स बराबर क्या बचा है, एक तो 1/2m बाहर निकालो, चलो 1/2m बाहर निकाल दिया, 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt इंटू में dpx। नोट्स में भेजूंगा पूरे, जिस बच्चे को नोट नहीं कर पाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। डिवाइडेड बाय 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट e की पावर माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt और dpx। ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इसके अलावा ये भी है, इसके अलावा ये भी है, और ये तो सेम सेम लिखे थे जो कैंसिल हो गए। प्लस अब यहाँ क्या बचा दूसरे वाले में, दूसरे वाले में जो कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ रहा है, m आ रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर आ रहा है अपॉन 2 आ रहा है, m ओमेगा नॉट स्क्वायर 2, 0 से इनफाइनाइट
एक्स स्क्वायर माइनस का एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kt और dx डिवाइडेड बाय 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kt और dx। किसी भी बच्चे को इस स्तर में दिक्कत है तो पूछ सकता है, और दिखाई सुनाई नहीं दे रहा तो भी बता सकता है। यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। 0 से इनफाइनाइट जब भी लिमिट आती है तो उसको सॉल्व करने के केवल दो तरीके होते हैं, मैथमेटिक्स में गामा फंक्शन और फिजिक्स में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने उन्हें, जब मैंने आपको बोस आइंस्टीन फर्मी डिराक वगैरह वगैरह बताए थे, तब बताया था इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यानी प्रमाणिक समाकलन के फॉर्मूले। मैथ में गामा फंक्शन होता है ना, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लिमिट होती है, तो e की पावर माइनस टी की पावर n-1 dt ऐसा कुछ रहता है ना, तो वहां तो गामा से सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ गामा यूज ही नहीं कर पाती क्योंकि बहुत लेंथी फंक्शन है ना, इसलिए। तो इनको सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। होते तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 7 से 8 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो यहाँ लगेंगे वो मैं केवल लिखूंगा। तो चलो ब्लैक वाला मिटाता हूँ, ऊपर वाला चलो मिटाते हैं। दो कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे आप वो देखें, इनके हिसाब से लिखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला तो लगेगा आपका एक्स स्क्वायर वाला, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/4 अल्फा अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा। और एक लगेगा 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx वाला 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा। ये दो फॉर्मूले लगेंगे। देखो पी एक्स स्क्वायर लिखा है ना, या एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक एक्स स्क्वायर वाला लग जाएगा। और यहाँ देखो सिंपल ई की पावर लिखा है, यहाँ भी सिंपल ई की पावर लिखा है, इसमें ये वाला फॉर्मूला। बस अल्फा की वैल्यू अलग अलग है, बस और कुछ तो है नहीं इसमें, अल्फा अलग अलग है। देखो जरा ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले लगाना है, दोनों याद रखने हैं फॉर्मूले, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, प्रमाणिक समाकलन बोलते हैं इनको। इसका सॉल्यूशन ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। बच्चों इनका सॉल्यूशन जो होगा इनका इनका वो भी यही होंगे, ये वाला, बस अल्फा अलग है, बाकी पूरा सेम है। क्या है अल्फा, जरा देखते हैं। तो अल्फा निकालते हैं पहले हम इसमें अल्फा सेम ही रहेगा। अल्फा निकालते हैं तो देखो पी एक्स स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है, ई की पावर पी एक्स स्क्वायर की जगह लिखा है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अल्फा कितना है, अल्फा है 1/2m/kt, ये निकाल ली 1/2m/kt। इससे भी कराओगे तो वही आएगा 1/2m/kt। इसमें अल्फा कितना है, अल्फा अल्फा बराबर कितना है इसमें एक्स स्क्वायर ठीक है, और माइनस माइनस ठीक है, एक्स स्क्वायर ठीक है। यहाँ अल्फा है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 kt, ये अल्फा है। ठीक है, चलो इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले ई एक्स कितना आएगा, यहाँ रखेंगे तो ई एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2m इंटू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला 1/4 अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 1/2m/kt, इसमें लगा रहे ना 2m/kt अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा, तो पाई अपॉन अल्फा की जगह 1/2m/kt डिवाइडेड बाय, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 1/2m/kt, ये लिखा है पाई अपॉन अल्फा की जगह 1/2m/kt। अगर मैं पाई अपॉन अल्फा भी लिखा छोड़ दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ये अल्फा वो वाला कैंसिल होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने वैल्यू रख दी।
क्योंकि इसमें कुछ जा भी नहीं रहा है मेरा, मुझे पता है ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मतलब फालतू छोड़ने से रख दो अल्फा। यहाँ तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर है ही, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इसके लिए बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, तो 1/4 अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा इसमें, ये था एम ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 kT इंटू में, जैसे एक करके दिखाता हूँ आपको, 1/4 अल्फा, 4 अल्फा, अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा, जैसे मैंने अल्फा नहीं रखा, मत रखो यहाँ, क्योंकि कैंसिल होना है, 1/2 पाई अपॉन अल्फा। समझ में आ रहा है जो मैं बोलने वाला हूँ आपसे, कि जैसे मान लो किसी बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है, यार अल्फा कौन रखे यहाँ पर अल्फा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, पाई अपॉन अल्फा लिख सकते हो, 1/4 अल्फा यहाँ जरूर रखना है आपको, अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा, और 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा, क्योंकि ये टर्म तो कैंसिल ही हो रहा है, ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल होना है, और ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल होना है। ठीक है, मिटाता हूं मैं नीचे वाले को, मिटाते हैं, अब देखो कितना बचने वाला है, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा हमारे पास EX बराबर, EX बराबर ये बच जाएगा, देखते हैं क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, EX बराबर बराबर, देखो ये तो गया काम से, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा आपका 1/2m, कहाँ गया 1/2m, ये रहा 1/2m, 1/2 से 1/2 गया, m से एक m गया, 2 से एक 2 गया, तो KT ऊपर पहुंच जाएगा, तो KT आ जाएगा भाई साहब यहाँ पर, और 2 ये रहेगा, 1/2 से 1/2 गया, m से m चला गया, 2 से ये चला गया, KT ऊपर पहुंच गया, KT/2 प्लस, अब ऐसे काटा पीटी मत करना, क्योंकि वो दिक्कत आएगी फिर एग्जाम में सॉल्व करने में, पूरा ऑर्डर लगेगा। ऐसे यहाँ पर देखो 1/2 से 1/2 गया, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर से एम ओमेगा नॉट स्क्वायर गया, 2 से ये चला गया, KT ऊपर पहुंच जाएगा, KT/2 KT/2 KT आ जाएगा, ये एक साथ क्या कहा, बोल के बोला करो, मैं तो इधर देखता रहता हूँ, फिर आप ये कहोगे सुनी नहीं मेरी बात, आप तो मुझे बोल के बता दो क्या करना है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। EX ये आ गया KT, EY भी आ गया KT, और EZ भी आ गया KT, बस EX निकालना है, सिमिलरली करके EY और सिमिलरली करके EZ तीनों आ जाएंगे, एक ही निकालना पड़ता है, तीनों नहीं निकालने पड़ते, क्योंकि यहाँ पर जो KT निकला है उसमें X आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो EY भी इतना ही आएगा KT, EZ भी इतना ही आएगा KT, टोटल E कितना आ गया, एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एवरेज एनर्जी EX प्लस EY प्लस EZ, एक मॉलिक्यूल की निकल रही है अभी, तो कितना आ जाएगा, E बराबर KT प्लस KT प्लस KT, 3 KT। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पहले एक्स डायरेक्शन में निकालना है, फिर वाई और जेड के लिए सिमिलरली करके लिखना है, फिर टोटल ई आ जाएगा, तीनों को जोड़ देना, ये आ गया। अब आएंगे हम 1 kg सॉलिड की निकालेंगे, मिटाता हूँ यहां से यहां तक पूरा मिटाता हूँ, नोट कर लो जल्दी से, मिटा रहा हूँ, चलो मिटा दो, चलो मिटाते हैं। ये तो आ गया आपका एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, अभी तो आपको पूरे सॉलिड की निकालना है, पूरे सॉलिड की क्या आएगा, ये आगे एक मॉलिक्यूल की तीनों डायरेक्शन में, क्या निकालेंगे, और 1 kg सॉलिड, 1 kg सॉलिड, बच्चों 1 kg सॉलिड की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल एन, बस n का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक बच्चे की फीस तीनों सेमेस्टर की निकाल ली, एक तीनों ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब सब बच्चों की निकालना है तो उनका मल्टीप्लाई कर दो। यू बराबर कितना आ जाएगा, एन इंटू ई। तो यू बराबर आ जाएगा, एक बार इसी में तो बहस हो गई थी लड़की से, एक से मैंने ऐसे बोल दिया 3 और एन का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया था, और मुझे पता नहीं था, मैं तो डेरिवेशन कर रहा था, तो यहाँ मैंने लिखा एन के टी। एन के टी का मतलब नकटी, ई 3 के टी, एन का मल्टीप्लाई किया 3 ये आ गया। अब एन के क्या होता है, एन के मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, एन के बराबर एन की वैल्यू क्या होती है, एन होता है बच्चों एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23, और के होता है बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 10⁻23। ये बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। 23 गया काम से, ये वैल्यू आ जाएगी 8.31। अब आपको याद होगा, अगर 8.31 ये वैल्यू होती है आर की, आर होता है गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। एन की निकालोगे ना, एन रख देना एवोगैड्रो नंबर, के बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, ये वैल्यू गैस कांस्टेंट की रहती है आर की। तो यू बराबर 3 एन के की जगह क्या लिखेंगे, आर, और ये लिखिए टी। तो आया यू। अब आएगा स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इधर लिख देता हूं मैं भले। स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है, सीवी बराबर du अपॉन dt होता है। तो सीवी बराबर d अपॉन dt, टेम्परेचर के साथ इसका डिफरेंशियल करेंगे 3RT, तो ये आ जाएगा आपका 3R। तो विशिष्ट ऊष्मा जो निकाली सीवी बराबर 3R, ये ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने निकाली। ड्यूलॉन्ग और पेटिट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, उसने ये बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट निकलती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर, वो सभी टेम्परेचर पर 3R निकलती है। क्या निकलती है, 3R। आर मालूम है आपको क्या होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको मैंने पिछले टर्म पे ग्राफ बना के दिखाया था, और मैंने बताया था टी बराबर 0 पर सीवी कितना होता है, 0 होता है। टी इक्वल टू 0 अगर ताप का मान 0 है तो सीवी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ड्यूलॉन्ग पेटिट का ड्रॉबैक था कि उसने ये निकाला कि सभी टेम्परेचर पर, चाहे वो रूम टेम्परेचर हो, चाहे वो लो टेम्परेचर हो, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, सब पर सीवी की वैल्यू 3R के बराबर होती है। और दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। और इसको रिमूव करने के लिए अगले टर्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, उसको रिमूव करने के लिए। इतना है, आपको दिक्कत है तो पूछ के जा सकते हो, नेक्स्ट टर्म पे आ सकते हो, जितने बच्चों की फीस जमा नहीं है कराना सर चाहो तो बोल सकते हो, सर भगवान को जवाब देना पड़ेगा। सर हाँ, वो सर रिपीटिंग क्लास नहीं होनी है सर चालू अभी, किसकी, रिवीजन क्लास सर? वो भी नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन करा दूंगा, है ना। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सर भी बोलते हो कि 6,000 में क्या क्या करवाएंगे। नहीं यार ये तो बच्चों के हित के लिए है, बच्चों के हित के लिए तो भले 6,000 छोड़ो, जो भी फीस होती है उसमें सब कराना पड़ता है। हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा ऊपर जाके कि भी बच्चों से फीस ले ली फिर उनको कराया नहीं, और फिर बीएससी जैसे बच्चे तो मिलने में मुश्किल है। ऐसे बच्चे मिलते कहाँ हैं? जन्नत में भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। थैंक यू सर। हम्म क्या है, सिलेबस जल्दी खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद करा दूंगा रिवीजन। जिस जिसको करना है आराम से पढ़ सकते हैं।